प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को सुप्रभात, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों भूगोल की बुलेट क्लास। जी हाँ, ये बुलेट क्लास में 3 बुलेट क्लास आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। इन तीनों बुलेट क्लास को आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मजे लेना, इनको अच्छे से आप याद जरूर करना, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं पेपर यहां से बाहर नहीं जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, दावा ठोक कर कहता हूं। अगर आपने हमारा ज्वाइन कर रखा है भूगोल का, इतिहास का, राजनीतिक विज्ञान का, हिंदी अनिवार्य का, हिंदी साहित्य का और इंग्लिश का भी मैंने लॉन्च, इंग्लिश में तो जो विद्यार्थी पास होना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सभी को ज्वाइन नहीं करना है। इन सब्जेक्ट के अंदर प्यारे विद्यार्थियों दावा ठोक कर कहता हूं कि एक क्वेश्चन भी मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। आपने मेरे पर विश्वास करके कोर्स ज्वाइन किया है तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और देख लेना पेपर, बोर्ड पेपर पूरा मिल लेना क्रैश कोर्स से। अगर बाहर चला जाए तो फिर मुझे कहना, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी बुलेट क्लास फर्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं बुलेट को। पहला है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो आर्थिक भूगोल का जो उपक्षेत्र है वो है संसाधन भूगोल। देखो ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है या कौन सा नहीं है। ऐसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आएगा प्रश्न आपके। तो आर्थिक भूगोल में देखो संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, ये सब आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं, ठीक है। तो इसमें संसाधन भूगोल ऑब्जेक्टिव में 4 दिए होंगे ऑप्शन, तो इसमें संसाधन भूगोल यहां पे हो जाएगा राइट आंसर। एक ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये टिप्पणी किसने किसकी है? तो ये जॉर्ज बी क्रेसी की है। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार कि एशिया के कम जगह पर अधिक लोग रहते हैं और अधिक जगह पर कम लोग रहते हैं। ये परिभाषा किस भूगोलवेता की है? तो ये जॉर्ज बी क्रेसी की है। किसकी है? जॉर्ज बी क्रेसी, याद कर लेना। मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर क्या है? 0.549 से नीचे, ठीक है। मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का जो स्कोर है वो क्या है? 0.5 से 0.549 से नीचे, ठीक है। कोल खड़ोज जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया वह थी सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खड़ोज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कोल खड़ोज। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या नाम दिया गया? कोल खड़ोज। तो ये प्रश्न आप जरूर याद करें। नेक्स्ट अगला देखो, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार है। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, एक निजी क्षेत्र के उद्योग, एक संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। यानी ये तीनों आपको याद रखना है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। फिर किस क्रिया को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है? व्यापार है, परिवहन है, संचार है, इन सभी को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना प्रिय। और जितना भी विनिर्माण संबंधी कार्य होता है वो सब आपकी द्वितीय क्रिया में आएगा। कृषि, पशुपालन, शिकार, आखेट, ये शिकार या आखेट, ये सब जो है ना, मछली पकड़ना, ये सब खनन कार्य, ये सब प्राथमिक में आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मैंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया, तब उस समय कवर करवाए थे कौन सी प्राथमिक क्रिया है और कौन सी द्वितीय क्रिया है। करवाया ना? करवाया मैंने। डेन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? डेन्यूब। तो डेन्यूब जलमार्ग आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। ओपेक का मुख्यालय जिस शहर में स्थित है वह है वियना। ओपेक का मुख्यालय कहां है प्यारे विद्यार्थियों? वियना। ध्यान रखना, वियना। 2001 से 2011 तक भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। 2011 के अनुसार भारत की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी रही? 17.64%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा। ध्यान रखना, नगरीय जनसंख्या का अनुपात पूछे सर्वाधिक तो आपको गोवा करना है, गोवा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोटे प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सब जो है प्रिय विद्यार्थियों खरीफ की फसल ही है। ज्वार, बाजरा, अरहर, ठीक है। मक्का, मूंगफली, ये सब खरीफ। गेहूं रबी की फसल है, गेहूं, जौ, ठीक है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष चलाई गई थी? 1853 में चली थी। भारत के किस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है? पारादीप। पारादीप का पोताश्रय जो वो सबसे गहरा है। पतन पोताश्रय मैंने करवाए थे। पतन बंदरगाह होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण है प्रिय विद्यार्थी। हेपेटाइटिस बीमारी का जो मुख्य कारण वो क्या है? जल प्रदूषण, हेपेटाइटिस।
अंगूर की जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। कौन सी कृषि खट्टे फलने के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। और अंगूर इसका उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अंगूर से मदिरा बनाई जाती है। तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित, तृतीय क्रियाकलाप जो है वो सेवा सेक्टर से संबंधित। किससे? सेवा सेक्टर से। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग जो है 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन, ठीक है, स्टॉकटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ था। कब? 1825 के अंदर। तो ये छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रिक्त स्थान में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिमाण है, ठीक है। तो ये छोटे ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी ये जरूर याद रखें, यही पूछे जा सकते हैं आपको। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक प्राकृतिक और अभिप्रेरित है। जनसंख्या वृद्धि के घटक प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, और अभिप्रेरित में आपको पता है प्रवास। ये ध्यान रखना फिर विद्यार्थियों। अंबाला, जालंधर और महू, बबीना और दमपुर ये किस नगर के उदाहरण है? तो ये गेरिशन नगर के उदाहरण है। गेरिशन, छावनी नगर को कहते हैं गेरिशन नगर। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना ये इसी के उदाहरण है, महू, बबीना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जायद अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। कौन सी? जायद फसल, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान। ककड़ी, तरबूज, फल, सब्जियां इसी में आती है। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में अधिक होता है, ध्यान, गर्मी के मौसम में। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। मैंने आपको बताया था, पे से पर्वतीय योजना, पे से 5वीं पंचवर्षीय योजना, पे से पर्वतीय योजना, पे से 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सूखा संभवी 4थी पंचवर्षीय योजना, मैंने बताया था आप सभी को, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ये रख दो। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादित विद्वान का नाम क्या था? ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ, टेलर जो है वो रुकता है जाता है, रुकता जाता है, ऐसे याद करो। प्रवास का अपकर्ष कारक है। अपकर्ष जो अपनी ओर आकर्षित करता है। काम का बेहतर अवसर जहां उपलब्ध होंगे तो लोग रोजगार की तलाश में वहां जाएंगे, ठीक है। जहां हम जाएंगे वो हमारा अपकर्ष कारक हुआ, जिस स्थान को हम छोड़ रहे हैं वो हमारा प्रतिकर्ष कारक हुआ। दोनों इंपोर्टेंट कारक है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है? तो वह छत्तीसगढ़ की कोटि न्यूनतम है। किसकी है? छत्तीसगढ़ की। स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से जिस देश में जाना जाता है वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है वो स्थानांतरित कृषि को जो है वो लद्दाख नाम से जाना जाता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख नाम से। लद्दाख, इंडोनेशिया में लद्दाख कहते हैं, लद्दाख ध्यान रखना है, ठीक है। इंडो लद्दो, इंडो लद्दो, इंडो लद्दो ऐसे याद कर लियो। स्थानांतरित कृषि ने, मैंने स्थान को जैसे ही बदला तो मैंने इंडो लद्दो, इंडो लद्दो, इंडो लद्दो, इंडोनेशिया में लद्दाख, ठीक है। विनिर्माण उद्योगों के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण जितने भी जो है मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं तो वो जितना भी विनिर्माण यानी पुनः निर्माण संबंधी कार्य वो सब द्वितीय क्षेत्र में होगा। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र में। उच्च स्तर निर्णय लेने की जो क्रिया है वो पंचम में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। गेट को विश्व व्यापार संगठन में कब रूपांतरित किया जाता है? इसको जनवरी 1995 में, जनवरी 1995 में। भारतीय युवा नीति 2014 में प्रारंभ हुई थी। किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है? 15 से 29 वर्ष, ठीक है। चलो देखो आगे। मुख्य श्रमिक वे हैं जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करते हैं 183 दिन। 3 प्रकार के श्रमिक हैं, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करते हैं, यानी जो 6 महीने काम करते हैं वो तो मुख्य श्रमिक होते हैं। जो 6 महीने से कम दिन काम करते हैं, 183 दिन से कम दिन काम करते हैं, वो सीमांत श्रमिक होते हैं। अश्रमिक जो कुछ भी श्रम नहीं करते। मुख्य श्रमिक तो 183 दिन काम करता है, ठीक है। अरवानी पन्नी संसद कार्यक्रम राजस्थान के अलवर में चला था। एक चला था नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में, वो भी याद रखना, ठीक है। लोहे हिस्से का प्रकार है हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे हिस्से का प्रकार। लोहे हिस्से के 5 प्रकार है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लेटेराइट। तो याद रखना लोहे हिस्से का प्रकार यहाँ पे हेमेटाइट है प्यारे विद्यार्थियों। 5 प्रकार है लोहे हिस्से के, मैंने बताया अभी। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? गंगा नदी पर है और हल्दिया इलाहाबाद के बीच। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ठीक है, याद रखना, इलाहाबाद से हल्दिया। मारमा गोवा पतन किस नदी पर स्थित है? मारमा गोवा पतन है प्रिय विद्यार्थी जुआरी नदी पर। किस नदी पर है? जुआरी नदी पर, ठीक है। मामा जुआरी 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 मारमा गोवा पतन जुआरी पर है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम। अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य देश स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है। किस रूप में देखा? अमर्त्य सेन ने वृद्धि के रूप में, ध्यान रखना, वृद्धि के रूप में।
किन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको जो है टक कृषि का नाम दिया जाता है। ठीक है, जहां सब्जियां पैदा करता है वहां उसे ट्रक कृषि की जाती है। जो नगरों और महानगरों के चारों ओर की जाने वाली कृषि, जहां फल सब्जियां ये सब सम्मिलित होती है इसमें। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पन्न और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं तृतीयक में। हाँ, उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं तृतीयक में। फिर देखो आगे, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या अमेरिका में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अमेरिका के अंदर। ठीक है, पर्सिया की खाड़ी पर जो है वो अबादान एक तेल शोधन पतन है। अबादान ध्यान रखना, अबादान जो है ना तेल शोधन पतन है और ये पर्सिया की खाड़ी पर जो है वो स्थित है। ठीक है, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछता है ऐसे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई तो हम करते हैं 1872, लेकिन संपूर्ण शब्द लग जाए तो आप 1881 करना। लॉर्ड रिपन के समय यह जनगणना हुई थी। ठीक है, देखो आगे, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल में बस्ती का प्रक्षेपित प्रकार पाया जाता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। घर देखना आप सभी, ये घर यहां है, ये घर यहां है, ये घर वहां है, ये घर यहां है, ऐसे दूर दूर घर देखने को मिलेंगे आप सभी। ठीक है, दूर दूर घर देखने को मिलेंगे तो इसीलिए हमने नाम दिया प्रक्षेपित बस्ती, एकाकी बस्ती, जिनमें घर बहुत दूर दूर एकांत में होते हैं, जंगलों में होते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रक्षेपित बस्ती। तुम प्रक्षेपित बस्ती आपके मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना। मेघालय है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। घर देखते होंगे प्रिय विद्यार्थियों, पहाड़ी पहाड़ी तो एक घर यहाँ बना हुआ, एक घर वहां बना हुआ, एक घर दूर दूर बने होते हैं। आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित व बारानी में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? बारानी में। राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के ढांचे को अथवा टांका के नाम से जाना जाता है। कुंड अथवा टांका के नाम से। राजस्थान में वर्षा के पानी को बचाने के लिए जो है हम टांका का उपयोग करते हैं, कुंड का उपयोग करते हैं, जिन अपना मारवाड़ी में क्या करे, होदो बना दियो, में होदो बना दियो। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ध्यान रखना कि किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आपका एशिया। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो अफ्रीका। ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या में एशिया है, जनसंख्या वृद्धि में अफ्रीका है। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। किसकी है? डॉक्टर महबूब उल हक की। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कहां किया गया था? डेनमार्क। और डॉक्टर महबूब उल हक 1990 में। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन, वो भी साथ में थे। ठीक है, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क में हुआ था। कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? वो है सेवा सेक्टर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितना घनत्व बिहार का? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे भैया। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 2012 के अंदर। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थापित हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? सड़क परिवहन से। सड़क परिवहन से। एक प्रश्न इसी सड़क से मुझे याद आया, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी गैस। ये ओजोन परत को जो है वो क्या कर रही है? छेद कर रही है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। विकास का अर्थ जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक है, विकास का अर्थ क्या होता है? गुणात्मक। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, क्वांटिटी। जब ऐसे धरातल के नीचे गहरे में होता है तब किस खनन विधि का प्रयोग किया जाता है? कूप की खनन विधि का। किसका प्रयोग किया जाता है? कूप की खनन। गहरे में होता है तो कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। थोक व्यापार का गठन बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा किया जाता है। थोक व्यापार, फुटकर व्यापार करवाए थे ना मैंने आपको, तो याद ना, थोक व्यापार बिचौलिए, सौदागरों और ये गरों के द्वारा, पूर्तिगरों के द्वारा किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र जो विश्व के कुल रेलमार्ग का लगभग 40% है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेलमार्ग का कितना प्रतिशत है? 40% है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपके बिल्कुल इस बुलेट के माध्यम से सब कुछ कवर हो जाएंगे। देखो, सैलरी शब्द लैटिन शब्द से सैलरियम से बना है और प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण जन्म और मृत्यु दरों में निर्धारित किया जाता है। अशोधित।
ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण जन्म मृत्यु दोनों से निर्धारित किया जाता है। किसमें? एशोधित मृत्यु दर में, ठीक है, एशोधित जन्म दर में। मानव बस्ती का अर्थ किसी भी प्रकार के घरों के संकुलन, किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन है, ठीक है। मानव बस्ती का अर्थ क्या है? किसी भी प्रकार और आकार के घरों का क्या है? संकुलन। यहां पर संकलन नहीं, संकुलन, ठीक है। नेक्स्ट, 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित भूमि क्या कहते हैं? पुरातन प्रतिभूमि। 1 वर्ष से तो अधिक है किंतु 5 वर्ष से कम समय तक ऐसी पड़ी है तो वो भूमि है पुरातन प्रतिभूमि, ठीक है। नीरू बीरू कार्यक्रम का संबंध किससे है? जल संसाधन के संरक्षण से है, पानी को बचाने से, इसका जल संभर प्रबंधन से इसका संबंध है नीरू मीरू। एक तो अरवानी पानी और नीरू मीरू दोनों का संबंध जल प्रबंधन से ही है। ब्रेटलैंड आयोग का संबंध जो है वो सतत पोषणीय विकास है। ब्रेटलैंड आयोग का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताओ। संसाधन, पर्यटन, कृषि, विपणन, उद्योग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सब आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हुए। इन उपक्षेत्रों को जरूर याद कर लेना। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र पूछ लेवे तो गलत मत करना। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखेगा। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक अथवा कारक हैं। क्षमता, ठीक है, यानी कि समानता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। ये 4 प्रमुख घटक हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? भेजने वाले एवं प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर का सूचनाओं को प्रेरणा एवं प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया को कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। भेजने वाले एवं प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण एवं प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया को ही कहा जाता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो आप लिख सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की एक जो है क्रियाविधि या अंकीय दुनिया को हम कह सकते हैं इंटरनेट, ऐसे बता देना। परिवहन जाल क्या होता है? परिवहन जाल, एक सड़क इधर से गुजर रही है, एक सड़क यहां इधर से गुजर रही है और एक जाल बनता है तो उसी जाल को परिवहन जाल कहते हैं। अन्य एक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर प्ररूप बनता है उस परिवहन को उसे कहते हैं परिवहन जाल। समझे? जैसे मान लो एक यहां से गुजर रही है, एक यहां से गुजर रही है, एक यहां से गुजर रही है, तो इस प्रकार का जो जाल बनता है उसे कहते हैं परिवहन जाल। वायु प्रदूषण से क्या आशय है? वायु प्रदूषण या आप लिख सकते हैं वायु को संदूषित करने वाले वो सभी पदार्थ वायु प्रदूषण कहलाते हैं जो वायु को दूषित करते हैं। प्राकृतिक अथवा मानवजनित कारकों से वायुमंडल में संदूषकों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण मानव, पौधों या पशुओं के जीवन को हानि पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं ये भी वायु प्रदूषण है, ठीक है। वाहनों के नीचे से निकलने वाला धुआं ये भी वायु प्रदूषण है, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह ये सब आप देख लेना। निवल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है? वे भूमि जिस पर फसलें उगाई हुई काटी जाती है निवल बोया के क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जहां पर फसलें हम उगाते भी हैं और वापस काट देते हैं तो वो क्षेत्र जो होता है वो निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? देखो जलवायु किस प्रकार जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, तो जलवायु भी जनसंख्या जो है वृद्धि को मतलब प्रभावित करती है जनसंख्या वितरण को। भाई जनसंख्या वितरण का मतलब होगा भाई जनसंख्या कहाँ का रहना पसंद करेगी, ठीक है, कहाँ जनसंख्या। जैसे कि जॉर्ज बी क्रेसी ने परिभाषा क्या दी कि एशिया के कम जगह पर अधिक और अधिक जगह पर कम लोग रहते हैं। तो अधिक जगह देखो कम जगह पर तो अधिक लोग रह रहे, कम जगह पर अधिक लोग क्यों रह रहे हैं? वहां पर सभी प्रकार की मतलब सुविधा है, वहां की जलवायु अच्छी है, वहां की मृदा उपजाऊ है, ठीक है, उपजाऊ मृदा, वहां पर जल उपलब्ध हो गया होगा, वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, इसलिए लोग वहां बसे हुए कि कम जगह पर, एशिया के कम जगह पर तो अधिक लोग रह रहे हैं और अधिक जगह पर कम लोग रह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वहां पर अधिक सुविधाएं होगी इस वजह से रह रहे हैं। तो बस यही है कि भाई जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जलवायु, तो जलवायु भी देखो लोग अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, अनुकूल जलवायु क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों तथा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव के बसने के लिए असुविधाजनक होती है। अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होने वाले क्षेत्रों में लोग अधिक बसना पसंद करते हैं, ठीक है। प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। यही कारण है कि भूमध्यसागरीय प्रदेश अनुकूल जलवायु के कारण प्राचीन काल से जो है वहां पर लोग बसे हुए हैं। ऐसे बता देना, जलवायु का अनुकूल होना बहुत जरूरी है। मानव भूगोल का कल्याणपरक तथा व्यवहारवादी विचारधारा को संक्षेप में बताइए। देखो 1970 के दशक में मानव भूगोल में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ जो निम्नलिखित हैं। एक तो मानवतावादी विचारधारा, एक आमूलवादी विचारधारा, एक व्यवहारवादी विचारधारा। तो एक प्रश्न तो यहां से यह बन जाएगा कि मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी जो विचारधारा है इनका उदय कब हुआ? 1970 के अंदर हुआ, ठीक है।
कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा, इस विचारधारा का जो संबंध है वो मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवास, इसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य का मतलब कहां किस प्रकार से वो रह रहा है, उसके लिए रहने के लिए घर है या नहीं है, ठीक है। उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष इसके अंदर शामिल किए गए, जिसमें कल्याणपरक, जिसमें सभी का क्या हो, कल्याण हो, ठीक है। मानवतावादी, जिसमें मानव के हित के लिए सोची जाती है। दूसरी है व्यवहारवादी विचारधारा, इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति या धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संपर्कों के निकाल बोध पर अधिक जोर दिया जाता है। तो ये दो प्रकार की विचारधारा आप जरूर याद रखना, मानव भूगोल का कल्याण पर व्यवहारवादी विचारधारा की संक्षेप में तो ये बता देना आप, ठीक है। और इन विचारधाराओं का उदय 1970 में हुआ था। उपग्रह संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपग्रह संचार, तो देखो सन 1970 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में की जा रही महत्वपूर्ण शोधों ने उपग्रह संचार के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक कृत्रिम उपग्रह का परीक्षण किया गया। इसमें ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को भी कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से जोड़ दिया गया जहां मानवीय पहुंच दुष्कर थी। उपग्रह संचार तकनीकी के प्रयोग के द्वारा संचार में लगाने वाले मूल्य तथा समय को काफी सीमा तक कम कर दिया गया। इसका आशय यह है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक संचार में लगने वाली लागत उपग्रह संचार द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक लगने वाली संचार लागत के बराबर है, ठीक है। सेल फोन तथा दूरदर्शन के लिए एक उपग्रह संचार सेवा का ही उपयोग वहां पर किया जाता है, ठीक है। तो उपग्रह के बारे में, उपग्रह संचार के बारे में आप जो है वो ये लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट अगला देखो, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। ये परिभाषा रेडजल की है। ये तीनों परिभाषा आप याद कर लेना, मैं लिख के दे देता हूँ 100%। मुझे आज पढ़ाते हुए 5-6 साल हो गए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है प्यारे विद्यार्थी 1% तो देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ से 100% मिल जाएगा इन परिभाषाओं से। रेडजल की, एलन सैंपल की, विडाल डिला ब्लास की, इनकी परिभाषा को लेकर 1% 100% बन जाएगा। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह परिभाषा रेडजल की है। स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा एलन सैंपल की है। दो ही परिभाषा पूछता है, या तो रेडजल की पूछता है या एलन सैंपल की पूछता है। बहुत कम चांस है कि विडाल डिला ब्लास की पूछे, फिर भी विडाल डिला ब्लास की भी याद करना बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों के संश्लिष्ट ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही जो है वो भूगोल है, मानव भूगोल है। ये परिभाषा दी थी विडाल डिला ब्लास ने, वो याद कर लेना प्यारे विद्यार्थी। तीनों भूगोलविदों की परिभाषा आप याद कर लेना, मैंने नोट्स में भी आपको करवाए थे। और बुक नहीं तो बुक मंगवा लेना प्यारे विद्यार्थियों। ये ऐप है महेंद्र भी और कोचिंग, यहाँ से ऑर्डर अभी कर लेना आप सभी, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी हो जाएंगे। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा, नॉर्वे है। नॉर्वे। किस देश में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, ब्राजील में। निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, कृषि आधारित, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई थी। और मानव भूगोल के जन्मदाता रेडजल है, याद रखना, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है, लातविया का है। ट्रक कृषि से क्या आशय है, नगरों के चारों ओर की जाने वाली कृषि को कहते हैं ट्रक कृषि। नगरों के जो चारों ओर कृषि की जाती है उसको कृषि को क्या बोलते हैं, ट्रक कृषि। खन्ना नगर के दो उदाहरण बताओ, रानीगंज, झारिया, ये खन्ना नगर के उदाहरण है। ऐसे नगर जो खनन कार्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रौद्योगिकी ध्रुव, टेक्नोलॉजी पोल्स, ये क्या है, उदाहरण के साथ विवरण दे। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी, ये प्रौद्योगिकी ध्रुव का पूछ ले कि नहीं एक प्रौद्योगिकी ध्रुव का उदाहरण दीजिएगा तो सिलिकॉन घाटी का उदाहरण आपको देना है, ठीक है। और सिएटल के समीप सिलिकॉन वन, भारत में बेंगलुरु, ये प्रौद्योगिकी ध्रुव का उदाहरण है। भारत में पूछा तो बेंगलुरु, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई। रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र झारखंड में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई, 1990 में। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र के नाम बताओ, तो व्यवहार भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये ध्यान रखना है। प्रवास के सामाजिक परिणाम बताओ, तो प्रवास के सामाजिक परिणाम प्रिय विद्यार्थी, प्रवास का मतलब क्या होता है भाई, कमाने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वो प्रवास ही हमने किया। तो प्रवास का सामाजिक परिणाम क्या निकलता है, मान लो जैसे मैं हूं, मैं जो है अब यहां से निकल जाऊंगा कमाने के लिए, बाहर जाऊंगा, किसी अन्य देश में जा सकता हूं या फिर अन्य किसी राज्य में जा सकता हूं कमाने के लिए, रोजगार की तलाश में वहां जा रहा हूं। तो भाई सामाजिक परिणाम क्या है, मैं वहां जाऊंगा तो मेरी विचारधारा ही मिलेगी, लोग अलग अलग राज्य से या अलग अलग क्षेत्र से लोग वहां आएंगे, मैं भी वहां जाऊंगा तो उन सभी की विचारधारा कि भाई आप कहां से, कि मैं तो बेंगलुरु से हूं, आप कहां से, मैं मुंबई से हूं, आप कहां से हो, मैं कर्नाटक से हूं,
ठीक है, आप कहां से हो, मैं जम्मू कश्मीर से हूं, तो इस प्रकार से मैं कहां से हूं, मैं राजस्थान से हूं, तो आपस में क्या होगा, विचारधाराओं का उदय, मतलब आपस में विचारधारा मिलेगी। ठीक है, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे वो सामाजिक परिणाम में ये लिखना है। तो देखो, प्रवास के सामाजिक परिणाम में नई प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विस्तार, प्रवास के द्वारा विभिन्न संस्कृतियां आपस में संपर्क में आती हैं, जिससे सामाजिक मूल्यों में क्या होती है, वृद्धि होती है। बस देखो, आपस में क्या होता है, संपर्क में आती है विभिन्न संस्कृतियां, हमें एक दूसरे की संस्कृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, एक दूसरे में जैसे क्या क्या चल रहा है भाई, आपके विवाह शादी किस प्रकार से होती है, ठीक है, और आपके बच्चों को वहां पर कितना पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लड़के लड़कियों में किसी भेदभाव तो नहीं है, तो ऐसा हमें पता चलता है आपस में। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों आपस में संपर्क में आती है, जिससे सामाजिक मूल्यों में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये प्रवास के प्रमुख सामाजिक परिणाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे, किस प्रकार विज्ञान में प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या को बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया है। विज्ञान में प्रौद्योगिकी ने, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार जो है वो जनसंख्या बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया। तो देखो, कृषि उत्पादन, सबसे पहले कृषि का उत्पादन किया। भाई कृषि का उत्पादन में देखो, कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से उत्पादकता में बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है प्यारे विद्यार्थी उत्पादकता। पहले जो है हम मतलब अब जो है, जैसे हमें जुताई करनी है तो डायरेक्ट ट्रैक्टर मशीन का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर लगाए तुरंत जुताई कर लेते हैं। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। इसमें खाद्य उत्पादन बढ़ा है और पोषण में भी बहुत सुधार हुआ है। ठीक है, जैसे चिकित्सा विज्ञान की उन्नति से मृत्यु दर कमी हुई है। मृत्यु दर में क्या हुई, कमी हुई है। पहले लोग मर जाते थे, ये अपने इलाज कैसे करवाते उन्हें पता ही नहीं था। ठीक है, अब तो मान लो थोड़े सा बीमार हुए, इंजेक्शन लगा लिया या फिर गोली खा ली, ठीक है, और तैयार हो गया। तो ये पहले सुविधा ही नहीं थी, चिकित्सा सुविधा नहीं थी, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की वजह से ये चिकित्सा सुविधा हो गई। इससे 29 मृत्यु दर कम हुई। टीके और एंटीबायोटिक्स से कई बीमारियों से बचाव हो रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य देखभाल में सुधार किया है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की है, संचार और परिवहन को बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे बता देना आप सब। ठीक है, मन से भी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत। मानव बस्ती किसे कहते हैं, जहां मनुष्य रहता है, जहां मनुष्य का एक समूह रहता है, वो मानव बस्ती। हम स्थायी रूप से बसे हुए, वो क्षेत्र मानव बस्ती। एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो और वहां पर मनुष्य का निवास हो, वह मानव बस्ती कहलाता है। बस सीधी सी परिभाषा। मिश्रित कृषि विश्व के कई क्षेत्रों में की जाती है। मिश्रित कृषि, जिसमें हम खेती भी करते हैं और साथ साथ में पशुओं को भी पालते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को कहते हैं मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि की जाती है आपके दुनिया के कई क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ये वहां पर ये देखने को मिलती है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग स्पष्ट कीजिएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, देखो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग यूरोप के सबसे बड़े शहर मॉस्को से शुरू होकर प्रशांत महासागर के किनारे व्लादिवोस्तोक तक जाने वाला रेलमार्ग है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ये रूस के पश्चिम हिस्से को रूस के सुदूर पूर्व से जोड़ता है। ठीक है, याद रखना, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। फिर अगला देखो, व्यापारिक या चलवासी पशुचारण में अंतर। व्यापारिक, जो व्यापार के उद्देश्य से हम जो पशुओं को पालते हैं वो तो हुआ व्यापारिक पशुपालन, और चलवासी पशुचारण में क्या होता है, इसमें पशुचारक अपने पशु को लेकर, चलवासी नाम से पता चल रहा है चलवासी, इसमें पशुओं को एक तरीके से घर नहीं रखा जाता है पशुओं को। ठीक है, अपने आसपास नहीं, मतलब अपने आसपास नहीं पाला जाता है पशुओं को, चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है चलवासी, मतलब पशुओं को चारे की तलाश में ले जाना। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप लिख देना। हम कौन सा पशुपालन करते हैं, आप कौन सा पशुपालन करते हो। हम तो वही करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 5-6 बकरी तो आप रखते होंगे, 5-6 बकरी रखते होंगे, 5-6 बकरी अपने रखे। गाय भैंस रखो, गाय भैंस है, 5-6 बकरी है। अब आपा क्या पशुओं ने पाला, आपा बस अपने खेती के अपने थोड़ा खेत में घुमा के बकरियों को वापस घर लेके आ जाते हैं। ठीक है, वापस बाड़े में डाल देते हैं, बाड़े में जो है वो उसको चारा वारा जो भी डाल देते हैं, फिर वो खा लेती है। वापस वही अपने आसपास ही हम पालते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, नहीं ना, ऐसा तो हम कर नहीं रहे। तो ये जो हम जो कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं व्यापारिक पशुपालन। ठीक है, जिसे हम वाणिज्यिक धन पशुपालन भी कहते हैं, ये हम कर रहे हैं। चलवासी में क्या होता है, इसमें रेबारी जाति सुने होंगे आपने, रेबारी। ठीक है, वो ज्यादातर जो है ये पशुपालन करती है चलवासी। इसमें चलवासी में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, चलवासी में व्यापारिक पशुपालन, चलवासी पशुपालन में मुख्य अंतर यह है कि व्यापारिक पशुपालन में पशुओं का पालन व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। व्यवस्थित तरीके से कैसे, एक बाड़ लगा दी,
पशुओं को फोरों में डाल के फिर पाला जाता है। जबकि चलवासी पशुपालन में पशुओं का पालन घूमते तरीके से किया जाता है, घुमंत तरीके से, ठीक है। तो घुमंती तरीके से किया जाता है, मतलब चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और इसमें एक बड़ी बात यह कि इसमें सभी प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, सभी प्रकार के पशु इसमें देखने को मिल जाएंगे चलवासी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। देवासी बिल्कुल देवासी समुदाय के लोग जो है वो ज्यादातर ये पशुपालन करते हैं, चलवासी। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषताएं बताओ। क्या है विशेषता भारतीय कृषि की? कृषि देश की आर्थिक जीवन का आधार है, कृषि रोजगार का एक बढ़िया जरिया है, कृषि में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के औजारों का इस्तेमाल होता है। ये भारतीय कृषि की विशेषताओं में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, ये 2 प्रकार के कारक जो जनसंख्या वेतन को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भू आकृति, जहां की भूमि अच्छी है, भूमि अगर उबड़ खाबड़ है तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। भूमि अगर समतल है तो वहां समतल सपाट है तो वहां लोग रहना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भूमि समतल है तो वहां पर खेती करना संभव है। उबड़ खाबड़ जमीन ऐसे उबड़ उबड़ है तो वहां पर नहीं कैसे कर सकते। जलवायु अनुकूल होना जरूरी है, अभी हमने पढ़ा है। आर्थिक कारक में खनिज, भाई जहां खनिज हमें मिलेंगे, जहां खनिज उपलब्ध होंगे तो वहां पर जमीन, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? जमीन में। तो जमीन से खनिजों को हम निकाल रहे तो वहां फैक्ट्री लगेगी, उद्योग लगेंगे, तो वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। नगरीकरण, ये जो है भौगोलिक और आर्थिक कारक में दोनों ध्यान रखना पड़ेगा, ये जनसंख्या वेतन को प्रभावित करते हैं। पार कैनेडियन रेलमार्ग का वर्णन कीजिएगा। दुनिया का सर्वाधिक लंबा पारमाणविक रेलमार्ग है। पार कैनेडियन रेलमार्ग कनाडा के पूर्व में हेलिफैक्स से शुरू होकर पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। इस रेलमार्ग का निर्माण सन 1886 में पूर्ण हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखना, पार कैनेडियन रेलमार्ग वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकारों को समझाओ। देखो सबसे पहले कच्चे माल में जैसे कृषि आधारित उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया, समुद्र आधारित उद्योग हो गया, ये कच्चे माल पर आधारित है, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग, देखो कृषि आधारित उद्योग में इन उद्योगों में पौधों और पशु आधारित उत्पादों का इस्तेमाल होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति तेल, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग का चमड़ा उद्योग, ये सब आपके कृषि आधारित उद्योग हो गए, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग, इन उद्योगों में खनिज अयस्कों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लोहा, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये आपके खनिज आधारित उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग, इन उद्योगों में समुद्र या समुद्र से कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मछली का तेल हो गया, ये आपके समुद्र आधारित उद्योग। तो तीनों ये याद रखना, कृषि, खनिज और समुद्र। भारत के मानचित्र में दर्शाओ। खेतड़ी झुंझुनू है ये आपके राजस्थान में, दुर्गापुर महाराष्ट्र के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये आपको मैप में दर्शाना है, मैप करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? टेलर है, ग्रिफिथ टेलर। कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? फलवे सब्जी, ठीक है, फलवे सब्जी की कृषि। कौन सा एक क्षेत्र सघन बसा क्षेत्र है? संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, पूर्वी एशिया, यूरोप का पश्चिमी भाग, ये जो है वो सघन बसा हुआ क्षेत्र है, वहां पर अधिक लोग रहते हैं। फिर आगे देखो, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग जोड़ता है पेरिस को इस्तांबुल से, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में नगरीकरण का प्रतिशत है 31.2%। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान है। जल किस प्रकार का संसाधन? जल चक्रीय संसाधन है। ब्रेटलैंड आयोग का संबंध जो है वो सतत पोषण विकास है। ब्रेटलैंड आयोग, अभी हमने पढ़ा भी था इस क्वेश्चन को। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 1923 में। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था? 1923 के अंदर। किस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है? पारादीप पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है, ध्यान रखना। धूम्र कोहरा परिणाम है वायु प्रदूषण का। शुष्क जलवायु के कारण जो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। फिर देखो, हाँ, रसदार खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। तो खट्टे फलों के लिए याद रखना अंगूर की खेती, ठीक है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं की पीढ़ी है, नवीनतम, ठीक है, नवीनतम हो जाएगा इसका आंसर। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं की नवीनतम उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो निर्माण क्रियाओं की एक पीढ़ी है। वायु परिवहन जो है परिवहन का त्रिवतम साधन है। लेबनान में जो है वो त्रिपोली टैंकर पतन है, ठीक है। तो ये छोटे क्वेश्चन भी आप जरूर याद रखें। कुल जनसंख्या में क्रियाशील श्रमिक जनसंख्या का प्रतिशत श्रम की दर कहलाती है, प्रतिभागिता दर कहलाती है, प्रतिभागिता। और सतत पोषणीय विकास के लिए जल की सतत व पर्याप्त आपूर्ति आवश्यक है। विकास की संकल्पना जो है वो गतिक है और धरातलीय व भौम जल का सर्वाधिक जो प्रयोग है वो कृषि सेक्टर में होता है, ठीक है।
जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। घरों का सामूहिक या संकुलित रूप जो है वो गुच्छित बस्ती कहलाता है। कपास एक जो है वो उष्ण कटिबंधीय प्रमुख फसल है। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित हुई है। वाणिज्यिक पशुधन पालन प्रभावित पश्चिमी संस्कृति से है। वाणिज्यिक पशुपालन और निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है निर्माण से। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना वो 1995 में हुई थी। ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम कृषि प्रधान कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई कौन सा कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? चेन्नई है। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? ध्वनि प्रदूषण जो है वो स्थान विशिष्ट होता है। धरातली में भौम जल का सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो कहां होता है? कृषि सेक्टर में होता है, कृषि में। ठीक है, जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा कहते हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64 और घरों का सामूहिक संकुल कपास ये हो गया ना रिपीट। भारत में न्यूनतम नगरीकरण के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम नगरीकरण के प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत में न्यूनतम नगरीकरण के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। पिजन पी के नाम से जाना जाता है अरहर। पिजन पी के नाम से कौन जाना जाता है? अरहर। अरहर ठीक है, जिस प्रकार सुनहरा रेशा कहा जाता है झूठ को, उसी प्रकार पिजन पी के नाम से अरहर जाना जाता है। भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? जैव रासायनिक संदूषण प्रदूषण। दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें क्या कहलाती है? महामार्ग। वेरी इंपॉर्टेंट है महामार्ग। दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें वो क्या कहलाती है? महामार्ग। पूछे कि महामार्ग किसे कहते हैं तो आप परिभाषा लिख देना कि दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की जो सड़कें हैं वो कहलाती है महामार्ग। फिर देखो, भारत का सर्वाधिक जनगणना तो मिलता है बिहार में मिलता है। सर्वाधिक जनगणना तो बिहार के अंदर। भारत में न्यूनतम नगरीकरण के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। पीजीएनपी के नाम से अरहर जाना जाता। भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य जो स्रोत है वो जैव रासायनिक प्रदूषण है। बाह्य स्रोतन का उदाहरण दीजिएगा। बाह्य स्रोतन ई लर्निंग है, बौद्धिक बैंकिंग है। बाह्य स्रोतन का मतलब क्या होता है फिर विद्यार्थियों? अपना काम दूसरी कंपनी से करवाना, ठेके पर दे देना, बाहरी देशों से करवाना, ये होता है बाह्य स्रोतन। जिसमें उदाहरण ई लर्निंग है, बौद्धिक है, बैंकिंग है। बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को जो है बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में मिलने वाला महान पतन उदाहरण है, विस्तृत पतन का उदाहरण है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। सर्वाधिक दशकीय 2001 से 2011 के अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय की बात हो रही तो मेघालय, वरना मेघालय। भारतीय जनसंख्या का विस्फोटक काल कहा जाता है? 1951 से 1981 का दशक जो है जनसंख्या विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। कौन सा खनिज धारावाड़ कराम के चट्टानों से संबंधित है? मैग्नीज। मैग्नीज 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 ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी? कंवर सेन ने। ठीक है, और परिवहन का तीव्रतम जो साधन है वो वायु परिवहन है। वायु ये तीव्रतम साधन है परिवहन का। भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान विनिर्मित वस्तुओं का है और सर्वाधिक जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। ठीक है, और परिवहन जो है योजक व वाहक उपलब्ध कराता है और वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है वो व्यापार कहलाता है। फिर आगे देखो, भारत सरकार ने कौशल विकास व उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी, 2015 में बनाई थी। 18वीं शताब्दी में आविष्कार ने क्रांति ला दी थी। भाप के इंजन ने जो है क्रांति ला दी थी। औद्योगिक पतन के लिए जो है वो 9 बार विशिष्टकृत होते हैं, 9 बार। और वाराणसी एक धार्मिक नगर है। किस प्रकार का नगर है वाराणसी? धार्मिक। सिंचाई की व्यवस्था जो है वो बहुफसलीकरण को जो है वो संभव बनाती है। और नाभिक की ऊर्जा यूरेनियम एवं थोरियम नामक खनिजों से प्राप्त की जाती है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर हुई थी। भारत में अधिसूचित भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है। कितनी है? 22 है। तो छोटे छोटे प्रश्न है, मैं फटाफट करवा रहा हूं, इनको रिवीजन कर लेना। पुनर्भरण कूपों द्वारा वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक जो योगदान है वह विनिर्मित वस्तुओं का है। परिवहन का तीव्रतम साधन जो है वायु है। और कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो अभी वाराणसी भी मक्का हो जाएगा, मक्कान। ठीक है, अब वो मत कर देना कि भाई मक्का वो खाने वाला अनाज के रूप में, नहीं। मक्का वो मक्कान, ये मेदिनान, ये हमने देखा था ना, नगर है, ये सांस्कृतिक नगर है मक्का। कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन। क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांवों में निवास करता है? 68.8%। 68.8%। कौन सी संस्था द्वार से सेवा प्रदान करती है? फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार। पर्यटन नगर का उदाहरण है मसूरी। मसूरी पर्यटन नगर का उदाहरण है। भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित? भूटिया जो लोग है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमालय संबंधित है भूटिया। भूटिया लोग जो होते हैं वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। जनसंचार का नवीनतम साधन क्या है? इंटरनेट। जनसंचार का जो है वो नवीनतम साधन है इंटरनेट। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। ठीक है, उत्पादन से, नए तैयार होना।
फिर यहाँ पे लोहे इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का प्रमुख आधार है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। भारत में स्वच्छ जल की उपलब्धता जो है वो घट रही है। भारत में स्वच्छ जल की उपलब्धता घट रही है और मेट्रो रेल ने जो है वो दिल्ली और कोलकाता नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी थी मेट्रो रेल ने। फिर देखो लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। फिर हमारे पास वो लिंगानुपात आ जाएगा। लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी क्या है। अगर महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या का भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितनी क्या है। ठीक है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात रखने वाले देश का नाम बताओ। यूरोप महाद्वीप का लेटविया देश विश्व में उच्चतम लिंगानुपात वाला देश है। लेटविया ये याद रखना, ये उच्चतम लिंगानुपात वाला देश है लेटविया। और न्यूनतम लिंगानुपात विश्व में किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का। कितना है? 100 महिलाओं पर 311 पुरुष, मतलब 211 तो कुंवारा फिरे, विवाह भी नहीं हुए बेचारों को। लेटविया का तो है 100 महिलाओं पर 85 पुरुष, मतलब 15 महिला एक्स्ट्रा है। किन्हीं दो निर्माण उद्योगों के उदाहरण लिखिएगा। लोह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ये जो है निर्माण उद्योग के उदाहरण है। फिर देखो लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोह इस्पात उद्योग पर अन्य सभी उद्योग निर्भर है। भाई लोहा ही नहीं होगा तो फिर उद्योग कैसे चलेंगे? तो सभी उद्योग, जितने भी उद्योग बने हैं वो सब लोहे पर टिके हुए हैं, इसलिए जो है इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। चिकित्सा पर्यटन क्या है? जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन। ठीक है। हम अपने इलाज के लिए किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो ये क्या हुआ? चिकित्सा पर्यटन ही हुआ। ठीक है। अपने इलाज के लिए दूसरे देश में जाना, अपने उपचार के लिए, ठीक है, तो वो चिकित्सा पर्यटन। भारत की ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं दो प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिएगा। तो गुच्छित बस्ती बता सकते हैं आप सभी। गुच्छित बस्ती में घरों का संयंत्र तथा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र गुच्छित बस्ती कहलाती है। गुच्छित बस्ती में घर बहुत पास पास होते हैं, ये आयताकार होती हैं। बुंदेलखंड में देखने को मिलती है, नागालैंड में देखने को मिलती है इस प्रकार की बस्ती। भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र, नागालैंड तथा राजस्थान में इस प्रकार की जो है प्रमुख बस्तियां रूप से वितरित है। ऐसे बता देना आप सभी। अर्धगुच्छित बस्ती ऐसी बस्ती किसी प्रक्षेपित एकाकी बस्ती किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने के कारण निर्मित होती है। गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भागों में इस प्रकार की बस्ती देख। अर्धगुच्छित बस्ती इस प्रकार से। अर्धगुच्छित बस्ती किसी बड़े काम के टूटने के कारण बनती है। गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलती है। सन 2091 से भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती के लिए निर्धारित मापदंडों को लिखिए। सन 1991 भारतीय जनगणना में नगरीय बस्तियों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित 4 मापदंड रखे गए हैं। सभी स्थान जहां नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड आदि सूचित नगरीय क्षेत्र समिति कार्यरत हो। ऐसी बस्ती जिसमें कम से कम 5000 व्यक्ति निवास करते हो। ऐसी बस्ती जिसमें निवास करने वाले 75% पुरुष श्रमिक और कृषि कार्यों में जो है वो संलग्न हो। ऐसी बस्ती जिसमें जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। ठीक है। उन्हें जो है यहाँ पे नगरीय बस्ती के लिए जो है मापदंडों में शामिल किया गया है 2011 अपने 1991 में भारतीय जनगणना के अनुसार। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों के नाम बताओ। तो ये सब उपक्षेत्र है: व्यवहारवादी, सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा, सैन्य, संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, ये सब मानव भूगोल के क्या प्रमुख उपक्षेत्र ही हैं प्यारे विद्यार्थियों। फिर ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 2 कारक। तो ग्रामीण बस्तियों में तो प्रभावित यही करते हैं, एक तो जल चाहिए भाई। जल क्यों चाहिए? क्योंकि खेती करते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जो अधिकांश जो लोग है वो कृषि पर ही निर्भर है। कृषि के लिए, कृषि कैसे? कृषि पानी बिना तो हो नहीं सकती, जल बिना तो हो नहीं सकती, तो पहला चाहिए जल। दूसरा जो है वो आप लिख सकते हैं सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध एवं पड़ोसी समूह के उपद्रवी लोगों का आतंक होने की स्थिति में ग्रामीण अपने मकान सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर स्थापित करते हैं। ठीक है। तो उन्हें खतरा बना रहता है तो इसलिए वो पहाड़ी पर बनाते हैं। और भारत में अधिकांश दुर्ग जो है वो उच्च स्थानों पर अथवा पहाड़ियों की चोटियों पर ही स्थापित किए गए थे। तो दूसरा ये लिख देना, पहला जल और दूसरा अपनी सुरक्षा के लिए जो है राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध एवं पहाड़ी समूह, इस प्रकार से बता देना दूसरा पॉइंट ये। ठीक है। सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, दूसरा पॉइंट ये, पहला जल कर देना। बस प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ये हमारी क्लास हुई खत्म। बहुत बड़ी क्लास थी। कितने मिनट की हो गई? 43 मिनट की क्लास हो गई प्यारे विद्यार्थियों, 43 मिनट की। ठीक है। तो मैंने कोशिश की है फुल रिवीजन करवाने की, सुपरफास्ट रिवीजन करवाने की। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा थे प्यारे विद्यार्थियों, इतने फास्ट चलते हुए भी देखो वीडियो 43 मिनट का हो गया। अब पूरा 45 मिनट का होने वाला है, 45 मिनट का। चलो प्यारे विद्यार्थियों, बस यही तो है बुलेट क्लास का मजा। बिना आपका टाइम गवाए मैंने बिल्कुल भी आपसे ऐसी बात नहीं की, फालतू बात नहीं की। ओनली चैप्टर से संबंधित ही बात की है, चैप्टर संबंधित क्वेश्चन ही करवाए आपको। इन प्रश्नों को याद कर लेना। इस बुलेट का मैं तो कहता हूं कि एग्जाम से पहले 5 या 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी हो सके उतनी बार रिवीजन मार लो इसका। फटाफट रिवीजन मार लेना इसका, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं जल्द ही आपको बुलेट 2 के साथ मिलूंगा, बुलेट 2 भी करवाऊंगा।
ठीक है, दूसरी बुलेट भी करवाऊंगा, तीसरी बुलेट भी करवाऊंगा, 3 बुलेट करवाऊंगा मैं, 3 बुलेट। पहली बुलेट तो हो गई है, अब दूसरी बुलेट के लिए तैयार रहना, फिर तीसरी बुलेट के तैयार रहना। तो 3 बुलेट करवाऊंगा, फिर मैराथन क्लास भी लगाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको पढ़ लेना अच्छे से, मन लगा के पढ़ना और दबा के मेहनत करना। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा आपको, पीडीएफ भी अच्छे से रिवीजन मार लेना, पीडीएफ में से भी। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, ठीक है।